टैरिफ मार के बीच क्या आज का भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा? ट्रम्प की टैरिफ मार के बीच क्या आज के भारत की तरक्की पर ग्रहण लग जाएगा? ट्रम्प की टैरिफ मार के बीच क्या भारत में महंगाई बढ़ जाएगी? और ट्रम्प की टैरिफ मार के बीच क्या आज का भारत अपनी धार्मिक भावनाओं से समझौता करेगा? इन दिनों इन्हीं सवालों के बीच टैरिफ शब्द सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। अगस्त की शुरुआत के साथ ही अमेरिका की अंतिम समय सीमा खत्म हो चुकी है और अब 7 अगस्त से भारत से आने वाले हर सामान पर अमेरिका 25% का टैरिफ वसूलेगा। विश्लेषकों की माने तो ट्रम्प के इस टैरिफ मार से भले ही भारत की ग्रोथ पर मामूली असर पड़े, लेकिन अमेरिका को इसका ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। हालांकि इस ग्लोबल टैरिफ वॉर में किसका नुकसान और किसका फायदा होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन आज के आत्मनिर्भर भारत में दौलत की सुनामी कब आनी है, देश के किन सेक्टर में करोड़ों कमाने का मौका कब मिलेगा और आज के भारत की अमीरी क्या भविष्य में अमेरिका को भी पछाड़ देगी? इसी को लेकर आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज जी की सांकेतिक भविष्यवाणी क्या कहती है, जानिए उन्हीं की जुबानी। तो 2025 से आप आगे कौन कौन से सेक्टर्स में आप ज़बरदस्त ग्रोथ देख रहे हैं? कहाँ आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं? नहीं, आप हमसे मतलब स्टॉक मार्केट की टिप्स ले रहे हो क्या? नहीं सर, मतलब भारत में कौन कौन से वो सेक्टर्स है जिन्हें आप आगे बढ़ता हुआ भारत देख रहे हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर का देश है, हमारा खेती प्रधान देश है। जी। क्योंकि दुनिया में भारत की एक ऐसी भूमि है ऊर्जावान, जिसमें आप अच्छे से अच्छी तरह से क्रॉप ले सकते हो। मैं जस्ट लास्ट वीक ऋषिकेश में था, तो भगवान की दया है कि लोग यूथ देखता है मुझे, सुनता है, तो घेर लिया उन्होंने। तो वहाँ के लोकल चाय बेचने वालों ने ही मुझे घेर लिया। तो बोले आपकी वीडियोस वगैरह देखते हैं। कांवड़ यात्रा चल रही थी, तो मैं थोड़ा सा विश्राम गंगा जी के किनारे पे कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे लगता है आपको? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तकलीफ़ है, पैसे नहीं है। तो ऋषिकेश के अंदर बोले जब पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ को काम नहीं लगती है। उन्होंने ये कहावत बोली। आप पहाड़ से हो, मैं जानती हूँ। आप जानते हो। तो मैंने कहा नहीं, इसको गलत साबित कर सकते हो तुम। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों काम लग सकते हैं, बशर्ते कि आपको अन्ना हजारे जैसा एक व्यक्ति की तरह का संकल्प लेना पड़ेगा। पहाड़ जैसे गुजरात के अंदर भी हमने पहले जो चीज़ें हमारे पास थी, जैसे डांग है, कपराड़ा है, धर्मपुर है, उस जगह पे पानी रुकता नहीं था, छोटी छोटी टेकरियों से बह जाता था। और फिर इतनी बारिश, चेरापूंजी ऑफ द इंडिया गुजरात जिसको कहते हैं कपराड़ा, वहाँ पानी रुकता नहीं था, नीचे आ जाता। तो मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो पहली बार उन्होंने चेक डैम्स बनाने शुरू किए। चेक डैम बहुत बड़े बड़े नहीं थे, 5 फुट, 10 फुट, 12 फुट, जो रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट। वो पानी जब बढ़ना शुरू हुआ तो पर्कुलेशन से वहाँ की ग्रीनरी बढ़ी, खेती बढ़ी, वहाँ की आय बढ़ी। तो 3 साल के अंदर अंदर वहाँ का कायाकल्प हुआ। तो मैंने ऋषिकेश के उन युवाओं को कहा कि आप भी पानी रोक सकते हो, सरकार ही सब काम करेगी, ये दिमाग से निकाल दो। हमें खुद से भी करना चाहिए। हमें खुद से करना चाहिए। पत्थर आपको परमात्मा ने दिए हैं, मट्टी आपके पास है, तो मट्टी का डैम जो होता है उसके 2-2 फीट का भी पानी आप जमा करो। अन्ना हजारे ने वही तो किया था अहमदनगर के अंदर। और एक बैरन लैंड को उन्होंने ग्रीन बेल्ट में किया। ये मतलब आप अपने प्रयासों से कर सकते हो, सरकार को इन्वॉल्व किए बिना। और जब आप कह रहे हो इतने युवा बेरोजगार हैं, तो कम से कम कुछ तो योगदान करो, तो ये कर सकते हैं। और इस तरह पानी का लेवल ऊपर आ गया पर्कुलेशन के हिसाब से, तो खेती बढ़ेगी, आपके जो गाय भैंस या दूसरे बकरियां वगैरह हैं वो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मिल्क आएगा, आप धीरे धीरे चर्निंग शुरू करोगे। तो एग्रीकल्चर, मैंने बताया कि हम एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर भारत का आम किसान बारिश के पानी को योजनाबद्ध तरीके से रखे, बिना किसी बुद्धि के ऐसे नहीं जमा कर ले तो उसका नुकसान ही करेगा, योजनाबद्ध तरीके से उसको रखे, खेत का करे, उसी पे आधारित पशुओं का पालन हो, उसका उर्वरक जो हमारा फर्टिलाइज़र है वही ट्रेडिशनल जो उर्वरक दिया जाए वही देना चाहिए, ताकि वो ऑर्गेनिक फूड की वैल्यू है। तो खेती हमारी स्ट्रेंथ है। हम दुनिया में भुखमरी हो सकती है, हिंदुस्तान में भुखमरी नहीं हो सकती, क्योंकि हम धनधान्य में बहुत, धान उगाने में बहुत अव्वल हैं। दूसरा, भारत के पास जो जल का संसाधन है, वो जल संसाधन से बिजली, और बिजली आपकी इंडस्ट्री को लगती है। मुझे लगता है कि जो हमारे आईआईटीज़ हैं, आईआईटीज़ से जो ब्रेन ड्रेन होकर के विदेश जा रहा है, अगर इन आईआईटीज़ को ठीक ढंग से प्रोजेक्ट करके अच्छे से एक शोध कार्य, हमारा रिसर्च पे बहुत कम खर्च है। भारत की सरकार की जो प्लानिंग है
वो रिसर्च वर्क पे बहुत कम दे रहे हैं। हम ताकि लोग वहाँ पे ज़्यादा कॉपी होने पेस्ट चाहिए। कर ले रहे हैं, ओके। चाइना की तरह कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन शोध कार्य जाकर हमारे स्टूडेंट्स जो है विदेशों में करते हैं और उसका कॉपीराइट वगैरह विदेशों को मिलता है, जी। भारतीयों को नहीं मिलता है। तो वो भी लघुता ग्रंथि में हम जीते हैं कि काम तो हम करते हैं, क्रेडिट कोई और लेता जी। है। भारतीयों को जिस दिन स्वाभिमान आ जाएगा कि हम ये कर सकते हैं और हम ये कर रखने की क्षमता रखते हैं, तो आप देखोगे कई जो खोज है वो भारत के अंदर आ जाएगी, इंडस्ट्री आ जाएगी और टेक्नोलॉजी के जितने भी आयाम हैं वो हम अच्छे से कर सकते हैं। तो एक देश को संपन्न होने के लिए क्या चाहिए? एग्रीकल्चर सेक्टर उसका मजबूत होना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेस उसके प्रोटेक्टेड होने चाहिए, इंडस्ट्री उसकी बहुत शानदार तरीके से ग्रो करनी चाहिए और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें वो पीछे नहीं होना चाहिए, अपडेट एजुकेशन होना लेवल चाहिए। ठीक जी। होना चाहिए, हेल्थ केयर उसकी ठीक होनी चाहिए। लेकिन ये सब तब होता है जब हमारा केंद्र में रखा हुआ जो पावर है सरकारी, क्योंकि पॉलिटिक्स उसको डोमिनेट करती है जी। और अध्यात्म उसको दिशा दिखाती है। तो अध्यात्म के दिशा में तो आप देख ही रहे हो कि आजकल जो भी चल रहा है, अध्यात्म की क्या स्थितियां हैं। हम अपने मंदिरों के लिए भी मांग रहे हैं कि भाई मुक्त कर दो। यहाँ का सन्यासी भी आज भिखमंगाई है ना। बहुत कम सन्यासियों के पास अपने अखाड़े हैं या मठ हैं इस तरह से सुरक्षित हैं। बाकी एक कोई ऑर्गेनाइज तरीके से हिंदू ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। हिंदू संतों को भी ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा, बहुत उसमें समय भी लगेगा और एफर्ट्स लगेंगे। और भारत की पॉलिटिक्स में मैं जैसे मैंने कहा, इंडियन पॉलिटिकल सर्विसेज का एक एग्ज़ाम जैसा होना चाहिए ताकि पॉलिटिशियंस की क्वालिटी डेवलप हो। ओके। तब जाकर के इस देश को दिशा मिल सकती है, इस देश को हम आगे ले सकते हैं। परमात्मा ने इस देश को भर भर के चीज़ें दी हुई है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आप कोई ऐसी चीज़ कहो जो हमारे पास नहीं है, हमारे पास सब है। लेकिन हमारे अंदर उसका आयोजन करने का, उसको मैनेज करने का, एडमिनिस्टर करने का बुद्धि बहुत कम है। उसको हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और क्रियान्वित करना पड़ेगा। तो हमारा बहुत स्वर्णिम काल सामने है और वो हो रहा है, धीरे धीरे न्यू जनरेशन आ भी रही है। तो स्लो है, थोड़ा पेस उसमें बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल।